और उन्हें दिलासा देते रहे। दादी को इतना दुखी देखकर मेरा यकीन फिर डगमगाने लगा कि वही हथियारी है। उस रात मैं दादी के साथ सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए सीधे पिछवाड़े के गाय भैंस वाले बाड़े में जाकर सो गया। अचानक बाहर से ही जैसी अजीब हंसी सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और दरार से बाहर झांका। मुझे एक लंबी परछाई दिखाई दी। उस परछाई का एक हाथ नहीं था। पापा? लेकिन वो तो बिस्तर पर आराम कर रहे होने चाहिए थे। फिर वो कहाँ जा रहे थे? तभी दूसरी लंबी परछाई उनके पीछे दिखाई दी। लंबे बाल, पतला शरीर, वो माँ जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। मैं उन दोनों परछाइयों को घूरता रहा। दोनों धीरे धीरे पीछे वाले पहाड़ की तरफ बढ़ गए। वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती थीं। मैंने सोचा क्या माँ पापा के लिए दवा लेने जा रही हैं? लेकिन अगली सुबह पापा गायब थे। माँ ने घबराकर पूछा, सियांग, तुम गायों के बाड़े में क्यों सोए थे? क्या तुमने अपने पापा को देखा? मैं हैरानी से बोला, कल रात आप ही तो पापा के साथ पहाड़ पर गई थी। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें भ्रम हुआ है, मैं तो पूरी रात कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं सन्न रह गया। अगर वो माँ नहीं थी तो फिर रात को पापा के पीछे चलने वाली औरत कौन थी? आधे विश्वास और आधे डर के साथ मैं दादी के पास गया। पता चला वो भी पूरी रात कमरे में ही थी। जैसा माँ ने कहा था, शायद मैं डर के कारण गलत देख बैठा था। पूरा दिन बीत गया मगर पापा वापस नहीं आए। माँ घबराहट में टूट चुकी थी। दादी की हालत भी बुरी थी। आखिरकार माँ, बड़े चाचा और मैं तीनों पापा को ढूंढने पहाड़ पर निकल पड़े। पहाड़ों में पापा के पैरों के निशान जगह जगह टूट रहे थे। गर्मियों की घनी घास ने तलाश और मुश्किल बना दी थी। थकर मैं एक ढलान पर बैठ गया। मन घबराहट और निराशा से भर चुका था। पापा, आप आखिर कहाँ हैं? तभी हवा के साथ मेरे नाक में खून की तेज गंध आई। दिल में अचानक अशुभ डर उठ खड़ा हुआ। मैं उस गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाकर मुझे एक कपड़ा दिखाई दिया। वो पापा की जैकेट थी। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे खून की गंध के स्रोत की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल ऐसा दुख मेरे अंदर उमड़ा जैसे कोई विशाल समुद्री तूफान। सब कुछ निगल गया हो। मेरे पिताजी मर चुके थे। उनका शरीर बुरी तरह नोचा गया था, पहचान से बाहर। बस हड्डियों का ढांचा बचा था जिनसे मांस के चिथड़े चिपके हुए थे। बड़े पापा का चेहरा पत्थर की तरह सुन्न था। वो सदमे में थे। उनसे एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। नहीं, यह नामुमकिन है। ये शुंजी नहीं हो सकता। इतनी बेरहमी किसने की? आखिर किसने शुंजी को मार डाला? बड़े पापा ने आंखों में उमड़ते आंसू दबाते हुए जमीन की ओर इशारा किया। इंसान नहीं, भेड़िए। मैंने नीचे देखा। जमीन पर बेतरतीब भेड़ियों के पंजों के निशान थे। ऊपर से पिताजी की लाश भी बुरी तरह फटी हुई थी। इसलिए गांव वालों ने तुरंत मान लिया कि उनकी मौत भेड़ियों के हमले से हुई है। बड़े पापा ने पिताजी की लाश उठाई और हम तीनों जैसे आत्मा विहीन होकर घर लौट आए। लेकिन जब दादी ने पिताजी की लाश देखी तो उनकी प्रतिक्रिया अजीब थी। वह रोई नहीं, बस चुपचाप शव को देखती रही। गांव का मुखिया और एक ताऊवादी पुजारी कई गांव वालों को लेकर जबरदस्ती घर में घुस आए। पुजारी ने दादी की ओर उंगली उठाकर चीखा, दुष्ट आत्मा का बच्चा, अशुभ औरत। फिर मुखिया और गांव वाले दादी को बांधने लगे। बड़े पापा तुरंत उनके सामने आकर खड़े हो गए। मेरे भाई को मेरी माँ ने नहीं मारा। रुक जाओ, मुखिया गरजा। अगर अभी नहीं रोका तो अगला मरने वाला तुम होगे। क्या तुम पूरे गांव को मरवाना चाहते हो? बड़े पापा ने पूरी ताकत से विरोध किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार दादी को पकड़कर ले जाया गया। गांव की परंपरा के अनुसार 3 दिन बाद मंदिर के सामने सबके बीच उन्हें जिंदा जला दिया जाना था। पिताजी मर चुके थे, दादी पकड़ी जा चुकी थी और बड़े पापा मानसिक रूप से टूट चुके थे। अगले दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो पाया कि वह पागल हो चुके हैं। कमरे में अकेले बैठे बड़बड़ा रहे थे, मांस, मुझे मांस चाहिए। हा। घर लौटकर मैं सिर्फ माँ को संभालने की कोशिश कर सका था ताकि वह भी टूट न जाए। लेकिन दूह के बीच मेरे मन में एक अजीब शक उठ रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे शक की वजह थी पिताजी की लाश। उनका शरीर लगभग पूरी तरह फाड़ दिया गया था, लेकिन गर्दन बिल्कुल सही सलामत थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, भेड़िए जब किसी शिकार को मारते हैं तो सबसे पहले गर्दन पर हमला करते हैं ना? माँ बोली, हाँ, लेकिन जानवर इंसानों जैसे नहीं होते। जहाँ मौका मिले वहीं काटे हैं। हो सकता है पहले पेट पर हमला किया हो। लेकिन माँ की आंखों में अचानक एक घबराहट सी चमकी, जैसे उन्हें भी कुछ समझ आ गया हो। अपने शक के साथ मैं फिर उस जगह लौटा जहाँ पिताजी मरे थे। मैं जमीन पर पड़े भेड़ियों के पंजों के निशानों और खून के धब्बों को ध्यान से देखने लगा और तभी मुझे कुछ बेहद अजीब दिखा। सारे पंजों के निशान सिर्फ उस दिशा में थे जिधर से भेड़िए आए थे, लेकिन लौटने के निशान एक भी नहीं थे। जब भेड़िए पिताजी का मांस खा रहे होंगे तो उनके पंजे खून में जरूर सने होंगे। ऐसे में खाने के बाद जाते समय जमीन पर खून से भरे और भी साफ पंजों के निशान बनने चाहिए थे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। मानो भेड़िए पिताजी को खाने के बाद हवा में गायब हो गए हों। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मैं यूं ही पहाड़ों में भटकता रहा। रास्ता बहुत फिसलन भरा था। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं झाड़ियों में जा गिरा। तभी मेरी नजर 2 भेड़ियों पर पड़ी। हमारी आंखें मिली और मैं डर के मारे चीख उठा, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा वे दोनों पहले से मरे हुए थे। उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था। स्पष्ट था कि उन्हें किसी दूसरे जानवर ने नहीं मारा था। दोनों हटे कटे थे और उनके मुंह पर अभी भी खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वही पिताजी को खाने वाले भेड़िए हों। क्या इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा था? और तभी मेरे दिमाग में एक बेहद डरावना विचार कौन था। क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी को भेड़ियों ने नहीं मारा, बल्कि भेड़ियों के आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी मौत सांप के झर से हुई थी? मैंने पूरे घटनाक्रम को जोड़ना शुरू किया। पहले पिताजी झर से मरे, फिर इन 2 भेड़ियों को उनकी लाश मिली। उन्होंने पेट से मांस खाना शुरू किया, लेकिन पिताजी के
शरीर में बचा हुआ जहर भेड़ियों के शरीर में भी चला गया। जहर का असर होते ही वे दोनों भेड़िए गर्दन तक पहुंचने से पहले ही मर गए। इसीलिए पिताजी की गर्दन सही सलामत थी। लेकिन फिर एक और सवाल उठा, अगर भेड़िए वहीं मरे थे तो उनकी लाशें पिताजी के शव के पास क्यों नहीं थीं? वे काफी दूर दूसरी तरफ मरे मिले, लेकिन वहां तक जाते हुए उनके पंजों के निशान भी नहीं थे। इन्हीं उलझे हुए विचारों के बीच एक और संभावना धीरे धीरे मेरे मन में उभरने लगी। कातिल ने झड़ दिया। जहर असर करते ही मेरे पिता की मौत हो गई। उसके बाद एक भेड़िया उनके शव तक पहुंचा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। इसीलिए उसने भेड़िए की लाश उठाई और उसे दूर कहीं फेंक दिया। अब मेरे पिता का चेहरा बुरी तरह नोचा हुआ था। आसपास भेड़िए के पंजों के निशान भी मौजूद थे। ऐसे में किसी के लिए भी यह मान लेना आसान था कि उनकी मौत भेड़िए के हमले से हुई है। इस तरह मानो सारी बातें एक दूसरे से जुड़कर समझ आने लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स।